स्वागत है आपका होस्ट क्लासेस बाय विकास सर चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण के अनुसार वर्णों का भेद, जिसे हम लोग बारीकी से समझेंगे। और मुझे विश्वास है कि यदि शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिया जाए तो उच्चारण के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं ये सब समझ में आ जाएगा, रटना ना पड़ेगा। क्योंकि इससे जीके की जानकारी आपका क्रिएट होगा, जो तरह तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि उच्चारण स्थान है क्या। जब हम कोई आवाज़ निकालते हैं, ध्वनि करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं टकराती है हमारे स्वर तंत्र से। ये स्वर तंत्र ही उच्चारण स्थान है। ये स्वर तंत्र कौन कौन सा है इसको जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका, ये कुल मिलाकर 6 स्थान हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 स्थानों में कहीं ना कहीं हमारा जो वर्ण है उसका एक स्थान है, वहाँ वह टकराता है और उसके टकराने से ध्वनि निकलती है, एक खास ध्वनि। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, उच्चारण स्थान के डेफिनेशन में, हृदय से निकली हुई प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका से टकराती है और विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि करती है। जिस स्थान को यह प्राणवायु स्पर्श करती है वही विशेष वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान है, यानी उस खास वर्ण का वह उस उच्चारण स्थान है। जैसे आप बोल कर देखें, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। आप इसे सुने भी और बोलकर भी प्रयास करें, खुद से खुद बोलें। जैसे हम ओष्ठ वर्ण को लेंगे, प को, प बोलिए। ये डायरेक्ट बिना ओठ सटाए प का उच्चारण कीजिए। यदि बिना ओठ में ओठ को सटाए आप प वर्ण का उच्चारण कर देंगे तो मैं समझूंगा कि ये मेरा लिखा हुआ गलत है। बोल कर देखिए, सुनने से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने से आपको समझ में आएगा। बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, प बोलिए, जरूर आपका दोनों ओठ सटेगा। और जब ओठ सटता है ओठ में तो इसका नाम है ओष्ठ वर्ण, इसलिए इसका नाम है ओष्ठ वर्ण। ऊ बोलिए, आपका ओठ दोनों जुड़ेगा। उ, प, फ, ब, भ, म, प्रत्येक में ये ओष्ठ आपका ओष्ठ में सटेगा, इसलिए इसका नाम है ओष्ठ वर्ण। कंठ वर्ण ये कहीं भी टच नहीं करता है। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। बोलकर देखिए, यह डायरेक्ट कंठ से निकलता है। इन वर्णों का स्थान जो है वो कंठ वर्ण है, इसलिए इन वर्णों को कंठ वर्ण बोलते हैं। तालव्य वर्ण, या पहचान जाएंगे तालव्य वर्ण इनको क्यों कहते हैं। ये हमारे मुख में जो स्थान है तालु, वहां पर टकराता है, इसलिए इसको तालव्य वर्ण कहते हैं। बोलकर देखिए, च, जीभ आपका कहाँ सटता है। जिस स्थान पर जीभ आपका सटता है, च, छ बोलिए, छ में भी वहीं सटेगा, जो में भी वहीं, झ में भी वहीं, यो में भी वहीं, य, स में भी वहीं सटेगा। ये जहां भी आपका सट रहा है जीभ, वह जगह तालु है, इसलिए इन वर्णों का नाम तालव्य वर्ण है। बोलकर देखिए, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, स। जहां पर हमारा जीभ सटता है ये तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धा में जो वर्ण सटेगा, टच करेगा, ध्वनि जो हमारी मुंह में जो वायु
टकराएगी जिस स्थान पर, उस स्थान से जिस वर्ण का निर्माण होगा वो वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाएगा। बोलकर देखिए ट। तालव्य वर्ण में च जहां सटता है उससे ऊपर जीभ जाके सटेगा। ट, ठ, ये सबसे ऊपर स्थान है, हमारे मुंह का सबसे ऊपर का स्थान मूर्धा है। ड, जीभ आपका सबसे ऊपर जाके सटेगा। ढ, बोलकर देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए तो समझ में आएगा। नो, रो, शो, डी, डी, बोल कर देखिए डी। ये जल्दी बोला जाता है, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। ये दीर्घी है, ये संस्कृत में इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे रेड से मैं लिख दिया हूं। और यहाँ पर मैं 8/9 लिखा हूं। 9 वर्ण संस्कृत में माने गए हैं और 8 हिंदी में। ठीक उसी प्रकार यहाँ 8 वर्ण संस्कृत का है और ऊपर में जो लिखा हुआ है ये हिंदी का 7 वर्ण है। एक लड़ी और दूसरा ड़ी, ये 2 वर्ण संस्कृत में ज्यादा हो जाते हैं। दंत वर्ण, इसको बोल के देखिए लिड़ी, ये दांत में जीभ सटेगा तो इसका उच्चारण होगा लिड़ी। बोल के देखिए तो, थ, बिना दांत में सटाए आप तो बोल के देखिए, आप बोल ना पाएंगे, तो नहीं बोल पाइएगा। तो अगर बोल पाइएगा तो मैं समझूंगा ये गलत है लिखा हुआ। दांत में जीभ सटेगा तो त का उच्चारण होगा, थ का उच्चारण होगा, द, ध, न, लो, सो, ये सब दंत वर्ण है, इसीलिए इसका नाम है दंत सो। ली, त, थ, द, ध, न, ल, सो। बोलकर खुद से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आएगा। रटना नहीं है, समझना है। प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आ जाएगी। आपको समझने में ज़्यादा बल भी नहीं पड़ेगा, मज़ा आएगा और आराम से समझ में आ जाएगा। ओष्ठ वर्ण, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं, फिर से एक बार देख लेते हैं। उ, उ, प, फ, ब, भ, म। बिना ओठ में ओठ सटाए आप इसको बोल नहीं पाएंगे। अगर आप बोल लीजिएगा बिना में ओठ में ओठ सटाए तो मैं समझूंगा कि ये मेरा लिखा हुआ गलत है। अनुनासिक वर्ण, यहां पर 5 वर्ण दिया गया है। अंग, य, न, म। ये 5 वर्ण मैं रेड से घेर दिया हूं इसलिए कि इसका 2 बार उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं, अंग, य, न, म, ये 5 वर्ण दोबारा आया है, अर्थात इन 5 वर्णों का 2 जगह स्थान है। अगर एक वर्ग में इसको लाएंगे तो इसको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि इसके उच्चारण में नासिका की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात कुछ ध्वनि नाक से भी निकलती है, मुंह से भी और नाक से भी। और नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण हो उसे अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। आप बोल कर देखें, अंगों कुछ नाक से निकलेगा, य, नो, मो, नाक से इसका उच्चारण होगा, इसलिए इसे अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। जबकि जीभ हमारा अंगों को बोलने में कंठ से डायरेक्ट निकलता है अंगों, और यो बोलने में तालु का स्पर्श करता है, नो बोलने में मूर्धा का स्पर्श करता है, नो बोलने में दांत का स्पर्श करता है, मो बोलने में ओठ स्पर्श होके नाक से उच्चारण निकलता है, इसलिए इसका नाम अनुनासिक वर्ण भी है। तो 2 जगह इसका स्थान है। आगे हम देखेंगे कंठ तालव्य वर्ण। अब यहाँ 3 ऐसे वर्ण आए हैं जो 2 स्थानों से ताल्लुक रखते हैं, कंठ से भी तालु से भी, कंठ से और ओष्ठ से, दंत से और ओष्ठ से। आप बोल कर देखेंगे प्रैक्टिकल। ए, जब आप ए बोलते हैं ए, तो आपके मुंह का जो फेस जो है वो थोड़ा अलग ढंग का हो जाता है, जिसमें कंठ से जो वायु निकलती है वो तालु से जाकर टकराती है और फिर ए का निर्माण होता है। ऐ, कंठ ओष्ठ वर्ण, इसमें कंठ से हमारा प्राणवायु निकलता है और ओष्ठ यानी ओठ से जाकर टकराता है तो ओ और औ का निर्माण होता है। बोलकर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो समझ में आएगा। ओ बोलिए, ओ। ओठ एक अलग प्रकार का एक खास आकार ले लेता है ओ औ बोलने में, इसलिए इसे कंठ ओष्ठ वर्ण बोलते हैं।
यानी डायरेक्ट कंठ से निकल के ओठ से टकराता है। कंठ ओष्ठ वर्ण में ये दोनों वर्ण इस वर्ग में आते हैं। दंत ओष्ठ वर्ण, इसमें केवल एक वर्ण है वो, बोल कर देखिए, दांत में स्पर्श करेगा ओठ, वो बोल कर देखिए, वो दांत में ओठ स्पर्श करेगा, इसलिए इसका नाम है दंत ओष्ठ वर्ण। तो इस प्रकार मैंने समझाने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है बच्चों कि अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रट्टा मारना एक अलग बात है और खुद प्रैक्टिस करके देखना तो समझ में आ जाएगा। और जो समझ में आता है वो भूला नहीं जाता, रटा हुआ भूला जाता है, समझ में आया हुआ आप चाह कर भी ना भूलेंगे। जैसे एक बार छोटा बच्चा को भी जब समझ में आ जाता है कि आग में हाथ जलती है तो लाख उसे कोई प्रयास करे कि तुम आग में हाथ दे दो, वो दे नहीं पाता है। अब उसको याद रखना नहीं पड़ता है कि आग में हाथ जलती है, वो समझ आ जाता है। ठीक आपको उसी प्रकार ये याद नहीं रखना पड़ेगा, ये समझ में आ जाएगा।